तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव्स शीट का कॉम्प्रिहेंशन और सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का डिस्कशन, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन में 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर पूरा कॉम्प्रिहेंशन 2, फिर सब्जेक्टिव का 1, 3, 4, 5, 7 डिस्कस कराऊंगा। तो 1 का पार्ट 3 है ना, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कॉम्प्रिहेंशन 1 का, इसका पार्ट 3 पूछा गया है। लिखा है आपको दो हार्मोनिक वेव्स गिवन है, लिखा है एट x इक्वल टू 0 हाउ मेनी टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ y1 प्लस y2 इज 0 इन 1 सेकेंड। तो x इक्वल टू 0 पे y1 कितना हो गया, x इक्वल टू 0 पे y1 हो गया a cos ऑफ -100 पाई ऑफ t। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा हमारा cos थीटा हो जाता है, तो ये तो आ गया a cos 100 पाई t करके। और उसी तरह से अगर मैं y2 की बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, y2 मेरा क्या हो जाएगा, तो सिमिलर वे में y2 हो जाएगा a cos ऑफ, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, -92 पाई t करके लिखा जा सकता है। अब फिर से cos ऑफ माइनस थीटा हमारा cos थीटा हो गया, तो ये आ गया 92 पाई इंटू t। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया y1 प्लस y2 का एम्पलीट्यूड 0 कितनी बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो तो a कॉमन आ गया, यहाँ पे पड़ा है cos ऑफ 100 पाई t प्लस यहाँ पे है cos ऑफ 92 पाई इंटू क्या है लिखा हुआ है t करके। अब दोनों का cos का फॉर्मूला लगाइए, तो cos का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 192 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 96 पाई इंटू t। और उसी तरह से है ना 100 माइनस 92 इज 8/2, ये निकल के आया 4 पाई टी करके। हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गई इज इक्वल टू 48 और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गई इज इक्वल टू 2, है ना। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ किया जाए तो एफ यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 पाई एफ किया जाए, एफ आया 48। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉस के फंक्शन में अगर देखा जाए कि कॉस का अगर हम बात करें तो एक टाइम पीरियड में कितनी बार 0 होता है, 2 बार 0 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स बन रही है, 48 साइकिल्स। मतलब यहाँ पे कितनी बार 0 हो रहा है, 96 टाइम्स 0 हो रहा है, और यहाँ पे कितनी टाइम 0 हो रहा है, 4 टाइम्स 0 हो रहा है। ठीक है, और ये दोनों ना यहाँ पे जो आपका लेट्स से फ्रीक्वेंसी है उसमें ये भी आ रहा है, तो इसका अगर मैं बात करूं इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितने टाइम 0 हो रहा है, तो ये 4 इसी में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आंसर जो हो गया आपका 96 टाइम्स एक सेकेंड में 0 हो जाएंगे, इतने जीरोस ये एम्पलीट्यूड बनेंगे। दैट इज योर आंसर नंबर क्या आ गया इसका, डी। तो ये है क्वेश्चन नंबर कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट पार्ट का आंसर डी। यहाँ तक कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, 2 ट्रेन्स A and B moving with 20 मीटर पर सेकेंड and 30 मीटर पर सेकेंड respectively in the same direction on the same straight track with B ahead of A। B आगे है, ये 20 ये 30। लिखा है द engines are at the front ends, ये इंजन हो गया और यहाँ पे पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है। ठीक है, वैसे ये इंजन हो गया और यहाँ पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है आपको कि इंजन ऑफ ट्रेन ए ब्लोज अ लॉन्ग विसल, ए के इंजन ने एक विसल ब्लो की। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, अज्यूम दैट साउंड ऑफ विसल इज कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट्स, है ना, ऑफ फ्रीक्वेंसी वैरिंग फ्रॉम 800 हर्ट्ज टू 1120 हर्ट्ज। The speed, the spread in the frequency, highest frequency minus lowest frequency, spread मतलब इनका डिफरेंस देख रहे हो, 1120 minus 800, 320 हर्ट्ज गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर ये हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। पूछा है स्पीड ऑफ साउंड ऑफ द विसल एज हर्ड बाय पैसेंजर्स इन ए एंड पैसेंजर्स इन बी। तो ये जब विसल साउंड करेगा तो ये 340 से आगे जाएगा और यहाँ पे इसके लिए ये 340 से क्या आएगा, साउंड पीछे आएगा। यहाँ पे ये साउंड आगे की तरफ आएगा, यहाँ पे साउंड इसको कहाँ की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा। जबकि ये खुद आगे कितने से मूव कर रहा है, 20 से मूव कर रहा है, और यहाँ पे ये खुद आगे कितने से मूव कर रहा है, पैसेंजर है ना 30 से मूव कर रहा है। तो इसका फर्स्ट है ना पार्ट अगर मैं बोलूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय पैसेंजर ए हम कितना बोल सकते हैं, इज इक्वल टू VS माइनस VA ना। Vs कितना है, V है ना, S मतलब साउंड, अगर आप मैग्नीट्यूड बात करो पीछे वाला डायरेक्शन है ना, इसको हम लिख देते हैं Vs माइनस VA। Vs की वैल्यू अगर -340 बोल दी जाए
ना, ये 340 है, तो आगे वाला डायरेक्शन क्या हो गया, है ना, अगर इसको -340 आगे वाला प्लस हो गया तो +20, तो ये कितना आ गया -360, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज हो गया 360 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ साउंड हर्ड बाय पैसेंजर इन बी, है ना, ये कितना हो जाएगा, फिर से वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इन बी का, साउंड की वेलोसिटी इसके लिए प्लस ली जाएगी ना, +340, ठीक है, और बी की वेलोसिटी कितनी है, बी की वेलोसिटी 30 है, तो 340 - 30 कितना आया, 310 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए वाले को 360 सुनाई देगा और बी वाले को 310 सुनाई देगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो फर्स्ट का आंसर तो हो गया बी। फिर आते हैं इसके सेकेंड पार्ट की बात करने, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ द व्हिसल एज हर्ड बाय पैसेंजर्स इन ट्रेन ए। तो इस ट्रेन ए में जो पैसेंजर है उसको जो ये व्हिसल की जो फ्रीक्वेंसी का जो है ना आपको स्प्रेड है वो कैसा सुनाई देगा। अगर ये सोर्स ने जो इंटेंसिटी एमिट किया वो ये है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस इंजन और इस सोर्स में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि ये इंजन से ही अटैच्ड है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा तो इंटेंसिटी चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका स्प्रेड सेम रहेगा, F1 F2 इंटेंसिटी की वैल्यू, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफ आपका सेम रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर हो गया ए। फिर आते हैं इसका थर्ड पार्ट पे पूछा है, स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय पैसेंजर्स इन ट्रेन बी, मतलब इस बी की मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका थर्ड पार्ट में हम बोल सकते हैं F ना, लेट्स से 1' कितना होगा एंड F2' कितना होगा। F1' के लिए F1 800 के करस्पॉन्डिंग लिया जाए, 800 है ना इंटू, है ना, यहाँ पे हम क्या करना है, डॉपलर इफेक्ट की बात करनी है, ऊपर नीचे आएगा 340, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है B वाला, है ना, तो 30, सोर्स है A वाला, दैट इज 20। उसी तरह से F2' की बात करूं तो F2 है आपका 1120, यहाँ पे फिर से लिखते हुए 340, ये है 30, ऑब्जर्वर नीचे सोर्स 20। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्वर जो है ना, ऑब्जर्वर जो है वो ये आपका सोर्स है और ये क्या है आपका ऑब्जर्वर, तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है ना, तो फॉलोइंग वाला सिचुएशन हो गया, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो इसको बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी, बढ़ेगा मतलब डिनोमिनेटर घटाओ, अब जो डिनोमिनेटर में किया वही ऊपर करो, है ना, यहाँ पे वही काम किया जाए, तो ये है आपका 310, है ना, और नीचे है आपका 320, है ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 800 डिवाइडेड बाय आपका 310 बाय 320, दैट इज 31/32। अब ये कितना हो गया, 8 4 जा दैट इज 31, है ना, 31 इंटू 25 ना, तो ये आएगा 31 इंटू 25 कीजिए, तो ये कितना हुआ 515 ना, दिस इज 62, तो ये हो गया 577, तो ये तो आया 775 हर्ट्ज, ठीक है। अब उसी तरह से इसको करता हूं तो ये फिर से आएगा आपका 31/32 इंटू ये किया जाए तो 1120 इंटू 31/32, इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये फिर से कितना आएगा ना, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा ना, चलो तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 8 से होगा, 8 1 जा 8, तो इसको मैं अलग से देख लेता हूँ ना, 8 से होगा तो 8 1 जा 8, फिर आएगा 32, है ना, 4 जा 0 जा नीचे आया 4 इंटू 31, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फिर से ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा 70, है ना, 70 हो गया सीधा, तो 35 इंटू 31 आया, 35 इंटू 31 किया जाए, यहाँ पे क्या आ गया 35 इंटू 31 करते हुए 31 35, ये आ गया 155, ये है 3, ये है 9, तो 581085, ठीक है, तो स्प्रेड कितने का आया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, है ना, F2' माइनस F1', तो F2' माइनस F1', हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 550, ठीक है, 871 एंड 1073, तो यहाँ पे A के लिए स्प्रेड था 320 का, इसके लिए स्प्रेड है 310 हर्ट्ज का, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए करके
तो आपका इसका थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबको आ गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करने लिखा है एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ये जो पाइप है ये एक एंड पे क्या किया गया है, क्लोज किया गया है। इज मेड टू वाइब्रेट इन सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलते हैं वन एंड ओपन वन एंड क्लोज के केस में आपके ऑड हार्मोनिक्स अकर होते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन इज 3f0 और सेकेंड ओवरटोन इज 5f0 और f0 कितना हो जाता है, f0 हो जाता है 1/4L इंटू v करके। ये रिजल्ट है आपके पास, ठीक है। लिखा है बाय ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 है ना 440, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 440 हर्ट्ज करके। अब लिखा है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मेरे को स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है ना 330। एंड करेक्शंस जो आपका यहाँ पे एंड करेक्शन है उसको नेग्लेक्ट करके चलो। लेट पी नॉट डिनोट द मीन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द पाइप एंड डेल्टा पी नॉट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेरिएशन। फाइंड लेंथ। सबसे पहला पार्ट लेंथ, वो तो यहीं से आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू या 5v डिवाइडेड बाई 4 इंटू 400 क्या लिख सकता हूँ 40, ठीक है। v की वैल्यू आपके पास है 330, पुट किया जाए तो 5 इंटू यहाँ पे हम लिख सकते हैं v की वैल्यू 330, ठीक है। तो रखते हुए 330 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 440, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 11 3 जा 11 4 जा, तो ये आपका आ गया L इज इक्वल टू 5 इंटू 3 बाय 16 विच इज 15 बाय 16 मीटर। तो ये तो मेरा आ गया इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में ले जाना चाहो सेंटीमीटर ले जा सकते हो। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट में मुझसे क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट बोला गया है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेरिएशन एट द मिडल ऑफ द कॉलम ना। जो मिडल ऑफ द कॉलम है ना, ये जो लेंथ है इसका मिड पॉइंट पे L/2 पे, तो हम क्या बोलते हैं, अगर आपका लेट्स से ये होता प्रेशर का ना डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और प्रेशर का ये क्या होता, ये डिस्प्लेसमेंट का फिक्स्ड एंड होता, डिस्प्लेसमेंट का नोड है ना। तो प्रेशर वाइज बोल सकता हूं इसे एंटी नोड, और ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता तो प्रेशर का क्या होता, नोड होता। ये फंडामेंटल के लिए। अब फर्स्ट है ना ओवरटोन के लिए बीच में एक है ना इंट्रोड्यूस करते, ए के बाद क्या आता, एन आता, ठीक है। अब सेकेंड ओवरटोन के लिए एक और इंट्रोड्यूस एन होगा, तो फिर ए आएगा, फिर हमारा क्या निकल के आएगा है ना, फिर आपका एन आएगा है ना, ए एन है ना, यहाँ पे ए होता, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट ओवरटोन के लिए हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ओवरटोन के लिए बात हो तो फिर आएगा एन, फिर क्या हुआ आपके पास ए हुआ, ठीक है। तो ये जो एल लेंथ है कितने में पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं मिडल पे L/2 लेंथ पे, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो L/2 लेंथ पे है ना कौन सा पार्ट होगा, ठीक है। तो ये λ/4 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 λ/4, तो कितने λ/4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स λ/4 मुझे कितना मिल गया, इज इक्वल टू मेरे पास हो गया L करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रहा आपका एंटी नोड, नोड फिर एंटी नोड फिर नोड है ना, फिर एंटी नोड फिर नोड, कुछ इस तरह से आपका प्रेशर वेरिएशन है ना, एंटी नोड नोड फिर एंटी नोड फिर क्या बना हुआ है, नोड। ये प्रेशर वेरिएशन मैंने शो किया है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसके मिड पॉइंट पे L/2 वाले लेंथ पे आपका कितना होगा, तो L/2 वाले लेंथ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट हो गया 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 8 करके। तो चलिए अब इसका प्रेशर के टर्म्स में अगर हम इक्वेशन लिखने जाएं तो ये x इक्वल टू 0 हो गया, और ये क्या बना हुआ है x इक्वल टू L। तो जो एम्पलीट्यूड प्रेशर का है, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हो ना y इज इक्वल टू a साइन है ना करते हुए, तो वैसे यहाँ पे हम प्रेशर के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, प्रेशर के टर्म्स में आप लिख सकते हो a साइन kx प्लस 5। अब x इक्वल टू 0 पे आपका प्रेशर क्या है, नोड है, x इक्वल टू 0 पे डेल्टा p 0 है, जिसके वजह से 5 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो kx प्लस 5 करके लिखोगे। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है एट अ डिस्टेंस हाफ लेंथ, ठीक है। x की वैल्यू L/2 पे क्या होगा, हम बात करना चाहते हैं x इक्वल टू L/2 पे कितना होगा, तो यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हो, लैम्डा निकल के आया 4L डिवाइडेड बाई 5
तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू और है ना लैम्डा आ गया, उससे k निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डेल्टा p इज इक्वल टू, हमारा लिखा हुआ है डेल्टा p नॉट साइन ऑफ k की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू x की जगह आपको पूछा है मिड पॉइंट पे L/2, ये 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा की जगह 4L/5 लिख दो। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आया, ये आ गया डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P नॉट इनटू साइन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे पाई L डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा ये रहा दैट इज 4L/5 करके, ठीक है, LCL कैंसिल हुआ, ये आया अपना डेल्टा P नॉट साइन ऑफ, यहाँ पे पड़ा है 5π/4। अब साइन 5π/4 को आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस π/4, है ना, और साइन पाई प्लस π/4 है ना आपका कितना आएगा माइनस साइन π/4। मैग्नीट्यूड वाइज हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज आपका डेल्टा P नॉट बाय √2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डेल्टा P नॉट बाय √2, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। ये है ना प्लस माइनस, मतलब ये मैक्सिमम भी हो सकता है इस पॉइंट पे जैसे यहाँ था, या मिनिमम भी हो सकता है ना, ये कहीं यहाँ पे होगा, तो प्लस माइनस वाले पार्ट में वेरी कर सकता है। तो फाइनल आंसर इस सेकेंड पार्ट का लिख सकते हो, ये जो प्रेशर एम्पलीट्यूड आया इस x इक्वल टू L/2 लेंथ के लिए, वो हमारा बन गया डेल्टा P नॉट बाय √2 विद प्लस माइनस साइन। तो ये है मेरा सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। इसके आते हैं थर्ड पार्ट पे बात करने, बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एट द ओपन एंड ऑफ द पाइप। इस ओपन एंड पे हमेशा क्या है, नोड वाला पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं ओपन एंड है ना जो है वो आपका क्या है, नोड है। नोड मतलब उस पॉइंट पे जो आपका प्रेशर वेरिएशन है डेल्टा P, जो हम बोलते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P नॉट साइन kx, यहाँ पे एक जीरो पुट कर दिया जाए तो ये डेल्टा P पार्ट हमेशा जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम प्रेशर या मिनिमम प्रेशर की बात करें तो कहीं पे भी जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P नॉट प्लस माइनस डेल्टा P नॉट करके लिखा जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम या मिनिमम प्रेशर होगा, क्योंकि ये डेल्टा P वाला पार्ट तो हमेशा जीरो हो गया, ठीक है, ये तो ऑलवेज जीरो, तो यहाँ से बोल सकते हो मैक्सिमम प्रेशर भी P नॉट ही आएगा क्योंकि ये जीरो हो गया, और मिनिमम प्रेशर कितना हो गया, ये भी आपका P नॉट ही हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर जो है वो मेरा सेम आएगा। पर अगर मैं बात करूं इसके थर्ड है ना फोर्थ पार्ट की, फोर्थ पार्ट में लिखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एट द लेट्स से क्लोज्ड एंड। क्लोज्ड एंड कभी मैक्सिमम भी हो सकता है, कभी है ना मिनिमम भी हो सकता है आपका। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, क्लोज्ड एंड की अगर बात की जाए तो क्लोज्ड एंड क्या है, एंटी नोड है ना। एंटी नोड का मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो पार्ट है, फिर से यहाँ पे जो प्रेशर होगा है ना, अगर हम यहाँ डेल्टा P की बात करें तो कभी डेल्टा P मेरा है ना, डेल्टा P नॉट की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 ना, ये साइन 1 हो जाएगा तो ये डेल्टा P नॉट हो जाएगा, और मिनिमम से मिनिमम -1 हो सकती है तो माइनस डेल्टा P नॉट हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कहीं पे भी जो प्रेशर होगा वो लिखा गया है P नॉट प्लस माइनस डेल्टा P करके। तो मैक्सिमम प्रेशर वाला पार्ट क्या लिख दिया जाए है ना, P नॉट प्लस इसका मैक्सिमम वैल्यू विच इज डेल्टा P नॉट, और मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम के केस में क्या लिख सकता हूँ, P नॉट और इस साइन की मिनिमम वैल्यू विच इज माइनस डेल्टा P नॉट। तो ये हो गया इसका मिनिमम। तो ये है मैक्सिमम मिनिमम की बात। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। यहाँ तक नंबर 3 पे लिखा है अ 3.6 मीटर लॉन्ग पाइप। तो ये अपना एक बड़ा सा पाइप है ना, इस पाइप का टोटल लेंथ कितना है, इस पाइप का आपको टोटल लेंथ गिवन है 3.6 मीटर। लिखा है रेजोनेट्स विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 212.5 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ जो सोर्स यूज किया है उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 212.5 हर्ट्ज करके। When water level is at certain heights in the pipe, जब let's say वाटर का लेवल कुछ हाइट पे है, ठीक है, ये वाटर का लेवल है अपना, तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका फंडामेंटल मोड हो जाएगा। फंडामेंटल मोड मतलब ये एंटी नोड, ये नोड, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आपकी सबसे पहली साइकिल होगी। एंड करेक्शन नेग्लेक्ट करने बोला है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द हाइट्स ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पाइप ना, ये वाटर लेवल का हाइट बताना है बॉटम ऑफ द पाइप से ना, कितना होगा at which है ना the resonance occur, neglect any end correction. Now pipe is filled to a height h approximately 3.6 meter.
तो पाइप को पूरा पानी से भर दिया 3.6 मीटर में। आगे वाले पार्ट में जब ये पूरा हम पता कर लेंगे कि किस किस लेंथ के लिए वेरी कर सकता है ना, ये इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आपको आ सकता है। ये हम पता करने के बाद लिखा है अ small hole is drilled very close to its bottom and water is allowed to let's say leak. Obtain an expression for the rate of fall of water level in pipe as a function of h. If radii of the pipe and the holes are given, calculate time interval become between occurrence of first two resonance sound की वेलोसिटी एयर में है 340 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये मेरा फंडामेंटल वाला फ्रीक्वेंसी हो जाए तो ये हो जाएगा 1/4L। लेट्स से L ये L1 वाला लेंथ हो गया, ठीक है, तो 4L1 इंटू V। तो यहां से मैं ये L1 निकाल सकता हूं, ये L1 कितना आ गया इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 4 इंटू दिस थिंग। तो V की वैल्यू कितनी है, V आपको गिवन है इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये पड़ा है 4 इंटू 212.5 करके, ठीक है। तो 212.5 ये हमारा कितना आ गया, ये हो गया 425, फिर आपका हो गया 850। तो 340 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आया हमारे पास 850 करके। अब 340 बाई 850 इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे इसको, जब आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपका है ना अप्रोक्सीमेटली 0.4 मीटर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आया 0.4 मीटर, तो हम क्या बोल सकते हैं टोटल 3.6 मीटर था। तो आपसे पहला रेजोनेंस किस वाटर लेंथ पे आया होगा, एट लेंथ ऑफ 3.2 मीटर। ये फर्स्ट वाला रेजोनेंस कंडीशन हो गया। अब हम अगला लेवल अगर बढ़ाते हैं ना, अगला लेवल अगर बढ़ाते हैं, पानी का लेवल है ना अगर लेट से घटाया जाए, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग अगला ये लेवल बढ़ने का मतलब यहाँ पे क्या है ना, ये अब एक और लूप बना रहा है, ठीक है, ये एक और लूप बना रहा है अपना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अब आपका ये थर्ड हार्मोनिक हो गया। तो थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 टाइम्स ये पार्ट आ गया हमारे पास। तो इसके लिए लिखा जा सकता है आपका फिर से ये 212.5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये बन के आएगा 1/4L2। ये पार्ट अब लेंथ L2 हो गया मेरे पास। तो ये L2 की वैल्यू निकालता हूं तो L2 इंटू V, तो यहां से हमारे पास L2 की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू V डिवाइडेड बाई 4 इंटू दिस थिंग। तो ये V डिवाइडेड बाई 4 इंटू 212 ये तो आ गया 0.4, तो ये कितना आया 1.2 मीटर। तो हम बोल सकते हैं ये L2 लेंथ आया 1.2 मीटर, तो टोटल 3.6 मीटर था। तो मेरा जो लेट्स से थर्ड हार्मोनिक है ना, फर्स्ट ओवरटोन जो अकर हुआ होगा, ये तो फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन 3.6 माइनस 1.2 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 2.4 मीटर पे। नेक्स्ट रेजोनेंस की बात की जाए सिमिलर वे में आप क्या लिख सकते हो, ये वाला पार्ट आएगा आपका, इसका नेक्स्ट हार्मोनिक जो होगा वो कौन से वाला हो जाएगा है ना। यहाँ देखो एक और लूप बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो एक और लूप बढ़ा दो, तो ये रहा हमारा लूप, नेक्स्ट लूप, ठीक है। तो ये आपका L3 लेंथ के लिए आएगा। अब ये L3 लेंथ निकालिए ना, ये L3 लेंथ किसके लिए होगा, तो सेकंड वाले का आंसर 2.4, पहला वाला है ना जिसके लिए रेजोनेंस हुआ 3.2, हमेशा बॉटम से पूछा है कितना हाइट वाटर का होना चाहिए, सेकंड वाले का 2.4। अब इसके लिए बात की जाए तो फिर से लिख दो 212.5 इज इक्वल टू, ये हो गया 5 टाइम्स, फिफ्थ हार्मोनिक होगा। तो V डिवाइडेड बाय 4 इंटू L3, तो यहाँ पे L3 की वैल्यू अगर निकालने जाऊं तो ये आया 5 टाइम्स है ना आपका, ये V बाय 4 इंटू ये हो गया 0.4, तो ये कितना आया 5 इंटू 0.4, ये आ गया 2 मीटर ना। ये अगर 2 आया तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, ये आपका हो गया 1.6 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ था आपका है ना 3.6। तो ये थर्ड है ना फिफ्थ हार्मोनिक के लिए भी हो गया। एंड लास्ट हार्मोनिक के लिए अगर बात की जाए तो लास्ट हार्मोनिक के लिए क्या सिचुएशन हो जाएगा, और नीचे आते हुए पाइप है ना, तो यहाँ पे और एक साइकिल बढ़ा दो, ठीक है, तो और एक साइकिल बढ़ाते हुए, तो यहाँ पे अब सेवेंथ हार्मोनिक की बात हो रही है ना, तो सेवेंथ हार्मोनिक की बात की जा रही है। तो फिर से आप लिखोगे 212.5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स V डिवाइडेड बाय 4 इंटू L4। तो यहाँ पे ये जो L4 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ठीक है, ये लेंथ आपका L4 हो गया, ठीक है। ये लेंथ L4 अगर निकालने जाऊं, ये लेंथ हो जाएगा 7 इंटू 0.4, तो L4 हो गया हमारे पास 7 इंटू 0.4 विच इज 2.8 मीटर।
तो 2.8 मीटर पे आपको है ना नेक्स्ट 7th ना हार्मोनिक दैट इज वाटर लेवल, इसके केस में कितना होना चाहिए आपका 2.8 3.6 से सब्ट्रैक्ट होते हुए या 0.8 मीटर ना। तो इसके नीचे आपको ना खत्म हो गया, पाइप का लेंथ इतना ही होगा। तो ये है आपके है ना पूछा गया था किन किन वाटर लेंथ्स पे आपको लेट से है ना रेजोनेंस अकर होगा इस ट्यूनिंग फॉर्क के करेस्पॉन्डिंग। तो ये तो हमारा 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब इस होल वाले के पार्ट के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे अब क्या गिवन है, अब बोला है कि 3.6 मीटर तक पूरा पानी को भर दिया गया, ठीक है, और एक होल क्रिएट किया गया, इस होल का रेडियस गिवन है तो है ना, और ये ऊपर वाला पूरा भरा गया है, इसका पाइप का रेडियस आपको गिवन है ना, ये रेडियस है 2 इंटू 10⁻² मीटर या 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो कि आपका ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एरिया ये कितना आएगा पाई इंटू r², इस होल का एरिया दैट इज पाई इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर विच इज 10⁻⁶ पाई। उसी तरह से इसका अगर एरिया बात की जाए पाई इंटू r² करता हूं तो ये कितना आया 4 इंटू 10⁻⁴ पाई करते हुए ना, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पाइप जैसे होल किया तो यहाँ से पानी फोर्सफुली बाहर आएगा। मुझसे पूछा है किस रेट से पानी गिरेगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो पानी गिरेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस इंस्टेंट पे √2gh। किसी इंस्टेंट पे जब है तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हो जाएगा √2gh। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया जाए इन 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप जानते हो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 आइडियल फ्लूइड मानते हुए, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी V1 और यहाँ वेलोसिटी क्या बोल सकते हो V2, ठीक है, ये हाइट घट रहा है तो यहाँ पे लिखा जा सकता है A1V1 इज इक्वल टू हमारा क्या बन के आया A2V2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग ये A1 तो हो गया 10⁻⁶ पाई इंटू V1 कितना हो गया, V1 है आपके पास √2gh और A2 के लिए लिख सकता हूं 4 इंटू आपके पास पड़ा है 10⁻⁴ पाई और यहाँ V2 जो है यहाँ पे क्या है हाइट घट रहा है तो आप लिख सकते हो है ना -dh डिवाइडेड बाय dt करते हुए। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, ये आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, ये यहाँ जाएगा 100 तो 400 आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका ये निकल के आया √2gh इज इक्वल टू ये तो हो गया 400 इंटू यहाँ पे पड़ गया माइनस ऑफ क्या है मेरा dh डिवाइडेड बाय dt करके है ना, ये मेरा पार्ट निकल के आया। अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ फर्दर, इसे आगे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे g की वैल्यू रख दी जाए है ना, तो h के टर्म में, तो इसको यहाँ लेके आते हुए ये आया dh बाई dt इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 400 √2 इंटू g की वैल्यू क्या लो 9.8 ले लो, ठीक है, इंटू h की वैल्यू है ना ये √h ही रहने दो, ठीक है। अब ये जब इसको सिंप्लीफाई करोगे इस पूरे पार्ट को तो ये आपका निकल के आएगा कैलकुलेशन करने के बाद dh बाई dt इज इक्वल टू -1.11 इंटू 10⁻⁻² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिख सकते हो h। तो ये पूछा था है ना, ये जो वाटर है ना लेट्स से हाइट कम हो रहा है उसका रेट लिखिए इन टर्म्स ऑफ h, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे ये तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था आपसे obtain an expression for the rate of fall of water level, ठीक है, as a function of h। तो ये वाटर लेवल किस रेट से फॉल हो रहा है उसका एक्सप्रेशन आपने लिखा। अब आपको लिखा है कैलकुलेट टाइम इंटरवल बिटवीन अकरेंस ऑफ फर्स्ट 2 रेजोनेंस, पहले 2 रेजोनेंस है ना जिस लेट्स से टाइम पे अकर हुए हैं उनके बीच का टाइम इंटरवल हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं dh डिवाइडेड बाय √h है ना इज इक्वल टू ये बन क्या है -1.11 इंटू 10⁻⁻² इंटू dt, फिर दोनों का क्या किया जाए इंटीग्रेट किया जाए। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो फर्स्ट रेजोनेंस था, ठीक है, और जो मेरा सेकेंड रेजोनेंस था उस केस में वाटर लेवल कितने कितने थे,
ठीक है, फर्स्ट रेजोनेंस और सेकेंड रेजोनेंस के केस में हमने प्रीवियस पार्ट में अभी देखा था जो आपके वाटर लेवल्स थे, एक था 3.2 और एक था 2.4, है ना। फर्स्ट वाले पार्ट में वाटर लेवल H था 3.2, सेकेंड वाले पार्ट में था हमारा 2.4। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे लिमिट्स बात करनी है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट रेजोनेंस, है ना, 3.2 मीटर पे हुआ, और सेकेंड रेजोनेंस, है ना, जिस टाइम इंटरवल पे हुआ वो कितना हुआ, 2.4 पे हुआ। अब इसका इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करके इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो 1/√h का इंटीग्रल, h पावर -1/2 का क्या होगा, h पावर -1/2 प्लस 1 बाय, है ना, -1/2 प्लस 1, तो ये निकल के आएगा मेरा 2√h करके आएगा। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट है आपके पास 3.2 से 2.4 तक इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे यहाँ फर्दर किया जाए तो ये आया -1.11 इंटू 10⁻² इंटू dt का इंटीग्रेशन t विद लिमिट 0 से t, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हुए तो ये है √2.4 माइनस ये है √3.2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है -1.11 इंटू 10⁻² इंटू t-0, तो हो गया t। अब क्या कीजिए, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आपका कैलकुलेशन पे निकल के आ जाएगा लगभग 43 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा, लगभग 43 सेकेंड लगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट को, है ना, आप सिंप्लीफाई करते रहिए ना, ये आप सिंप्लीफाई करेंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके लगभग 43 सेकेंड आएगा। बोला था पहले दो रेजोनेंस, है ना, फर्स्ट रेजोनेंस से सेकेंड रेजोनेंस जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, लगभग दैट इज 43 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने लिखा है, अ बोट इज ट्रैवलिंग, ये आपकी एक बोट है, ठीक है, ये बोट ट्रैवल कर रही है इन अ रिवर विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बोट की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, अलोंग द स्ट्रीम फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, और ये जो रिवर है ये भी आगे फ्लो कर रही है किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फ्रॉम दिस बोट अ साउंड ट्रांसमीटर इज लोअर्ड इनटू द रिवर, है ना, यहाँ पे क्या है, एक साउंड ट्रांसमीटर सोर्स है, ये लोअर किया गया थ्रू अ रिजिड सपोर्ट, है ना, हिंज करके यहाँ पे लोअर किया गया। वेवलेंथ ऑफ साउंड एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर इनसाइड द वाटर, तो इसने जो साउंड एमिट किया है उस साउंड का वेवलेंथ कितना है आपका 14 पॉइंट लिखा हुआ है 45 मिलीमीटर ना। अज्यूम दैट एटेन्युएशन ऑफ साउंड इन वाटर एंड एयर इज नेग्लिजिबल। एटेन्युएशन मतलब कोई सिग्नल साउंड की स्ट्रेंथ घट नहीं रही ना while passing through that medium. What will be frequency detected by receiver kept inside the river downstream? तो यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम में अगर, है ना, डाउनस्ट्रीम मतलब along the direction of river flow, ठीक है, एक यहाँ पे आगे डिटेक्टर रखा गया है, ठीक है, तो उसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस सोर्स ने कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट किया, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लैम्डा तो पता है, अब स्पीड चाहिए। और स्पीड कहाँ से आएगा, स्पीड हम जानते हैं आपको बल्क मॉडुलस दिया हुआ है और डेंसिटी मीडियम की दे रखी है। तो लिक्विड के केस में साउंड की स्पीड हमारी कितनी होती है, √b/ρ, ठीक है। सॉलिड के केस में √y/ρ, है ना, यंग मॉडुलस बाय रो, यहाँ बल्क मॉडुलस बाय रो। अब बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपके पास गिवन है 2.088 इंटू 10⁹ पास्कल, ठीक है, इसको वैल्यू को रखिए तो ये आपके पास है 2 है ना, ये हो गया 2.088 इंटू 10⁹ पास्कल, और डेंसिटी आपको गिवन है इज इक्वल टू ये है 10⁻3। तो इसको कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ पे क्या आया, ये जो है ना सोर्स, है ना, जो वेव एमिट कर रहा है साउंड वेव, उस साउंड वेव की वेलोसिटी निकल के आएगी कैलकुलेशन करने पे 1445 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। वेलोसिटी आ गया, लैम्डा पता है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, v/λ। यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाए तो v है मेरे पास 1445 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ है 14.45 और मिलीमीटर मतलब 10 पावर क्या आया, -3 आया। तो 14.45 इसको 100 से कैंसिल करेगा, 100 इंटू 10⁻3, ये आ गया फ्रीक्वेंसी 10⁵ हर्ट्ज। तो हम बोल सकते हैं ये जो सोर्स है, ये सोर्स कितना फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, 10⁵ हर्ट्ज, ठीक है। तो इस डिटेक्टर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, f' इज इक्वल टू f इंटू, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस
है ना, यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी, क्योंकि दोनों क्या है ना, साउंड भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, रिवर भी सेम डायरेक्शन ट्रैवल कर रही है, तो नेट वेलोसिटी ये हो गई। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है 0 और सोर्स क्या है, मूव कर रहा है किस स्पीड से, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बोट की स्पीड हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो क्योंकि ये इसकी तरफ जा रहा है, बढ़ेगा, डिनोमिनेटर घटाओ, न्यूमरेटर को बढ़ाओ। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या आया, एफ डैश इज इक्वल टू, एफ तो आपके पास है 10 पावर 5, अब ये v हमने निकाला हुआ है 1445 प्लस रिवर की वेलोसिटी है हमारे पास 2 ना, रिवर की वेलोसिटी vr ना, ये आपके पास 2 है प्लस 0 और डिनोमिनेटर में है हमारा ये 1445 है ना, यहाँ पे प्लस 2 माइनस 10, इसको कैलकुलेशन करने पे ऊपर 1447 1447 और नीचे 1447 माइनस 10 1437 इंटू यहाँ पे पड़ा है 10 पावर 5, इसको कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ से एफ डैश निकल के आएगा आपका इज इक्वल टू 1.0069 इंटू 10 पावर 5 हर्ट्ज। थोड़ी सी ज्यादा सुनाई देगी, ये 10 पावर 5 था, वो 1.0069 था। अब नेक्स्ट पार्ट में, ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है आपको, यहाँ नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है इसी का कंटिन्यूएशन में, यहाँ पे बोला है मुझे कि द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इस ट्रांसमीटर को भी ऊपर ले गया, रिसीवर को, डिटेक्टर को भी ऊपर ले गया इन द एयर। ठीक है, ये ट्रांसमीटर सोर्स को भी ऊपर ले गया लेट्स से। अब ठीक है, तो pulled up in the air is blowing with the speed of 5 meter per second opposite the river stream। रिवर आगे बह रही थी, अब विंड जो है वो हमारी पीछे बहेगी। ठीक है, विंड कितने स्पीड से पीछे बह रही है, ये लिखा हुआ है आपको 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे बह रही है। ठीक है, फिर से ये जो सोर्स साउंड एमिट करेगा उस साउंड की फ्रीक्वेंसी मीडियम इंडिपेंडेंट होती है, तो मीडियम इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एमिटेड होगी वो तो 10 पावर 5 हर्ट्ज ही होगी, पर यहाँ पे जो साउंड की स्पीड है ना, वो ये ना हो के अब साउंड की स्पीड v डैश करके हो जाएगी। ठीक है, उस v डैश को निकाला जाए तो v डैश हम क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब इस सेकेंड पार्ट में हम v डैश कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम बता रहे थे कि अगर आप मीडियम चेंज कर लोगे फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब ये v डैश निकाला जाएगा रूट अंडर गामा RT बाय m करके, है ना, तो v डैश आ जाएगा और बस यहाँ पे vr की जगह माइनस vw किया जाएगा और फिर से बाकी कैलकुलेशन सेम रहेंगे। तो पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द रिसीवर, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लो और समझ आ गया सबको, यहाँ तक पे हम ये v डैश निकालते हैं। v डैश कैसे निकाला जाएगा, रूट अंडर गामा RT डिवाइडेड बाय m, ये सारी वैल्यूज मुझे क्वेश्चन में गिवन है ना, तो इसको वैल्यू पुट कीजिए एक एक करके। तो गामा दैट इज CP बाय CV, हमें वैल्यू ये गिवन है आपके पास है ना, इज इक्वल टू 1.4 है ना, R गैस कांस्टेंट ये तो 8.314 होता ही है ना। उसके बाद टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में केल्विन में ले जाओ 273 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको 28.8 ग्राम में है, केजी में ले जाओ 10 पावर -3 आया, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इस पूरे का क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। तो स्क्वायर रूट निकालने पे ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। हम जानते हैं साउंड की स्पीड एयर में 340 मीटर पर सेकेंड होती है, लगभग 344 मीटर पर सेकेंड आई। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, v डैश आ गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, तो ये जो डिटेक्ट करेगा f डबल डैश अगर कह देता हूं तो ये कितना हो गया, f दैट इज 10 पावर 5 इंटू v डैश। ठीक है, और क्योंकि यहाँ साउंड जो बह रहा है वो अपोजिट टू विंड वेलोसिटी है, तो साउंड की नेट स्पीड तो हो गई v डैश माइनस vw। ठीक है, और फिर से जो आपका लेट्स से डिटेक्टर है वो तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स कितने स्पीड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप कैलकुलेट करने जाओ क्योंकि ये इसकी तरफ जा रहा है, डिटेक्टर की तरफ बढ़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर प्लस। वैल्यू पुट करते हुए f डबल डैश आया 10 पावर 5, v डैश की वैल्यू है मेरे पास 344, विंड की वेलोसिटी है 5, डिनोमिनेटर में है 344 -5 -10, तो 344 -5 इज 339, नीचे 339 -10 इज 329 और ये पड़ा हुआ है 10 पावर 5।
इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये आया 1.0 ना, इसकी F डबल डैश, ये सेकेंड पार्ट का हो गया 1.0304 इंटू 10⁵ हर्ट्ज ना, जो वाटर के केस में था उससे तो ज्यादा ही आया है, तो ये मेरा इसका पार्ट बी हो गया। समझ आ गया? बस सेम बी डैश निकालना था, उसके बाद कैलकुलेशन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ तक स्क्रीन 5 पे बात करने लिखा है, 2 नैरो सिलिंड्रिकल पाइप्स ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, ए है ना, 2 पाइप्स है, लेट्स से दोनों पाइप्स की लेंथ सेम बोला गया है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये पाइप ए है, ये पाइप आपको क्या गिवन है, बी है। पाइप ए इज ओपन एट बोथ एंड्स, ए पाइप दोनों एंड पे ओपन है, एंड इज फिल्ड विद अ मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट Ma करके लिखा हुआ है, ठीक है। पाइप बी इज ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट द अदर, इस एंड पे क्लोज किया गया है, एंड इज फिल्ड विद अ डायएटॉमिक, ये मोनोएटॉमिक गैस से भरा हुआ था, ठीक है, और ये जो है ये आपका किससे भरा हुआ है, डायएटॉमिक गैस से भरा हुआ है ना, एंड इज फिल्ड विद अ डायएटॉमिक गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, क्या लिखा हुआ है, Mb करके, ठीक है। बोथ गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर लिखा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है, तो इस केस में सेकेंड हार्मोनिक क्या होता है, सीधा आपका 2f0 करके हम बोल सकते हैं ना। सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल मोड इन पाइप ए इज इक्वल टू, आपको लिखा हुआ है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, इसका थर्ड हार्मोनिक दैट इज 3 इंटू कैपिटल F0 हम लिख दिया थे इसे, ठीक है, ऑफ द फंडामेंटल मोड इन पाइप बी, ये दोनों अगर बराबर है, Ma/Mb का रेशियो कितना होगा पूछा है, तो यहाँ पे F0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2L रूट अंडर ना, यहाँ पे क्या आएगा, गामा, मोनोएटॉमिक का गामा और डायएटॉमिक का गामा। अगर मैं बात करने जाऊं, मोनोएटॉमिक का गामा कितना होगा, डायएटॉमिक का गामा कितना होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, Cp/Cv, तो Cv FR/2, तो मोनो के लिए F हो जाता है 3, तो 3R/2 ऊपर 5R/2, डायटॉमिक के लिए 3R है ना, प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 5, और ऊपर कितना हो गया 7, ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे गामा RT/M होता है, तो यहाँ पे मोनोएटॉमिक है तो गामा की वैल्यू हो गई 5/3 R इंटू टी डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट Ma, ठीक है, इज इक्वल टू, उसी तरह से यहाँ पे F0 कितना आएगा, वन एंड ओपन वन एंड क्लोज, इस केस में हो जाता है 1/4L, ये हो गया रूट अंडर, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन था ये तो है ना, बनना चाहिए था 7/5 R इंटू टी डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया Mb, मुझसे Ma/Mb का रेशियो पूछा है, तो यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, ठीक है, RT से हमारा RT कैंसिल हो गया, हमसे पूछा है Ma/Mb का रेशियो, इसको यहाँ लेके आओ, ठीक है, तो यहाँ पे Ma डिवाइडेड बाय हम क्या लिख देते हैं Mb, इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे रहा है अपने पास रूट अंडर 5/3, इसको यहाँ लेके आया जाए तो 3/4 यहाँ आएगा, ये हो गया 4/3, और रूट 7/5 यहाँ आया, ये हो गया रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये तो 5 आया और नीचे 21 हो गया, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 रूट अंडर 21, ये आया रूट अंडर Ma डिवाइडेड बाई Mb करके। अब अगर मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ऊपर 20 नीचे है 3 इंटू 21, तो इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ma/Mb वाला जो पार्ट है मेरा बन गया इज इक्वल टू 20 का ऊपर स्क्वायर हो गया आपके पास 400, और नीचे 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 21, तो ये रेशियो आ गया 400 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 जा 18, योर आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट है ना, जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसका आप कैलकुलेशन करोगे लगभग 2 पॉइंट समथिंग ना, कि लगभग 200 इंटू 400 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये कैलकुलेशन करने पे आएगा 2.116 करके। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। A/Mb का रेशियो हमारे पास आया था 400/189, इसी को यूज होगा। लिखा है ओपन एंड को अगर क्लोज कर दिया सो दैट पाइप इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो ऑफ A to B, तो FA/FB इनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ। FA हो जाएगा 1/2L रूट अंडर गामा मोनोएटॉमिक, ठीक है, R इंटू टी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, नीचे आएगा ये तो A का हो गया ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसी तरह से B का हो जाएगा सिमिलर वे में 1/2L गामा डायएटॉमिक, इस केस में RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है B,
तो 1/12 आर टी कैंसिल, ये रेशियो निकल के आया रूट अंडर, हम लिख सकते हैं गामा एम बाय गामा डी ना, गामा एम बाय गामा डी इंटू एम बी वाला पार्ट ऊपर गया और एम ए वाला पार्ट नीचे आया, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। इसको पुट किया जाए तो है ना, गामा मोनो एटमिक है 5/3 रख दो, और गामा डायटमिक है 7/5, इसको भी रख दो, ठीक है, इनटू एम बी बाई एम ए, इसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 189 डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 400, ठीक है, ये ऊपर गया 25 डिवाइडेड बाय 21 ना, दिस इज 25 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 189 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है, तो ये कितना आएगा, कैलकुलेशन किया जाए तो 21 कितने से कैंसिल कर सकता है, 9 से कैंसिल हो जाएगा ये चीज़, ये सीधा 9 से कैंसिल हो गया, 25 4 जा, ठीक है, तो 4 इंटू 4 16, तो 9 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 3:4 करके, तो ये आ गया अपना है ना इसका 5 का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आ गया। 7 लिखा है स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है जिसका मास पर यूनिट लेंथ आपको कितना गिवन है, लैम्डा करके आपको गिवन है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, लिखा है अ स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू, है ना, दैट इज मास ऑफ स्ट्रिंग बाय लेंथ, इसका गिवन है, इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स, ये दोनों एंड पे क्या किया गया है, क्लैम्प, मतलब दोनों एंड कैसे बिहेव करेगा मेरा, एज अ नोड, ठीक है, सच दैट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज एट x इक्वल टू 0 एंड अदर इज एट x इक्वल टू L करके, when the string vibrates in its fundamental mode, fundamental mode क्या है ना, नोड नोड, यहाँ पे क्या आएगा आपका एंटी नोड, ठीक है, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, L करके लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से लैम्डा कितना आ गया तुम्हारा 2L आ गया, ठीक है, फंडामेंटल मोड हमें गिवन है, ठीक है, तो लिखा है when string vibrates in its fundamental mode amplitude of the midpoint O of the string, है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड, मिड पॉइंट का एम्पलीट्यूड A है, मतलब इस ना जो वेव है पूरे एंटी नोड का एम्पलीट्यूड स्मॉल a हो गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज A एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज A ना, स्ट्रिंग का टेंशन कितना है T है और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन A है, फाइंड टोटल ऑसिलेशन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग, तो हम क्या जानते हैं है ना, इंटेंसिटी का हम रिलेशन जानते हैं, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट, आप क्या लिखते हो टाइम, ठीक है, ये इंटेंसिटी का आप जानते हो वैल्यू कितना होता है 2π² f² a² रो इनटू, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे VW करके, हमसे पूछा है टोटल ऑसिलेशन एनर्जी, ये टोटल एनर्जी हमें बात करनी है, तो ये टोटल एनर्जी, एरिया को हम S से रिप्रेजेंट कर देते हैं, S है ना, से रिप्रेजेंट करते हुए अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये निकल के आया 2π² f², फिर यहाँ लिखा जा रहा है a², a इज द एम्पलीट्यूड जो आपको गिवन है, इनटू डेंसिटी इनटू वेव वेलोसिटी इनटू ये स्ट्रिंग का लेट्स से क्रॉस सेक्शन एरिया s था इनटू टाइम कितना है dt करके, है ना, छोटे से टाइम dt में हमने d एनर्जी बोली, अब इसी को हमें क्या करना है, एक एक करके इंटीग्रेट करना है, और जो जो फैक्टर है ना बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकालेंगे। लैम्डा हमारे पास है स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, आप निकाल सकते हो, ये जो v है vw, ये निकाला जा सकता है, vw इज इक्वल टू क्या लिखते हुए √T/μ, t और म्यू पता ही है, ठीक है, तो इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो v इज इक्वल टू, हम एक और रिलेशन जानते हैं, v इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो f लैम्डा, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास v डिवाइडेड बाय लैम्डा करके, अब इन्हीं टर्म्स को हमें यूज करना है, और हमसे पूछा है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग, तो इस पूरे स्ट्रिंग में कितनी एनर्जी होगी, तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो टोटल एनर्जी DE को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो 2π² f² ना, ये हो गया 2π² f² क्या हो जाएगा, f है v बाय लैम्डा, तो ये हो गया v² बाय λ² हो गया, ठीक है, इनटू a क्या है, a है उस वेव का एम्पलीट्यूड, है ना, जो मैक्सिमम a हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू हो जाएगा किसी पोजीशन x पे, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड आपका a sin kx, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ही तो है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इस a की जगह a sin kx किया जाए, तो ये हो गया a² sin² kx करके आया मेरा,
ना, और चाहे तो इसी फॉर्म में लिख सकते हो, ए स्क्वायर फॉर्म में रहने दो, ठीक है, लास्ट में उतना ही आएगा। अब उसी तरह से हम बात करें डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू क्या है, लेंथ, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल लेट्स से एरिया जिससे एस इंटू लेंथ, और यहाँ पे है v, और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो dt लिखा है यहाँ पे हमें dt किया है तो हम dx से डिवाइड कर देते हैं और dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो dx है ना, dt बाई dx ये 1/v हो गया। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, ये जो टोटल एनर्जी निकल के आया ये हो गया आपके पास, यहाँ पे हम इस, और यहाँ पे एक आपका s पड़ा हुआ था s इंटू डी टी करके, तो ये जो s है इस s से ये s कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर, इस v की वैल्यू रूट टी बाई म्यू रख देता हूँ स्क्वायर करते हुए, तो ये रूट हट गया, टी बाई म्यू आ गया, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर हुआ, फिर ये है a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स, यहाँ पे m बाई एल को हम लिख सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी म्यू, ठीक है, s क्रॉस सेक्शन एरिया कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे आपका v बचा हुआ है, v इंटू ये है dx बाई डी टी 1/v इंटू dx, इस v से v कैंसिल हुआ है ना, और यहाँ पे ये म्यू से ये वाला म्यू मेरा पार्ट कैंसिल हुआ, आपको सिंप्लीफिकेशन सही करना है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये रिजल्ट हो गया 2 पाई स्क्वायर इंटू टी, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो, नीचे से लैम्डा स्क्वायर बाहर आया ना, ऊपर ये ए स्क्वायर वाला पार्ट बाहर आ गया है ना। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ पे पड़ा हुआ है साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स, और ये हमने नोट्स में आपको लिखाया गया है कि साइन का एक फुल साइकिल में ना, 0 से एल अगर इंटीग्रेट करता हूँ इसको, तो फुल साइकिल में इसका साइन स्क्वायर का होता है 1/2, साइन का होता है 0, तो ये निकल के आया 2 पाई स्क्वायर इंटू टी इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पड़ा हुआ है लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया आपका, लैम्डा स्क्वायर हो गया 4l स्क्वायर हो जाएगा, तो ये निकल के आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज पाई स्क्वायर टी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लैम्डा का स्क्वायर किया जाए तो ये आ गया 4l स्क्वायर, वहाँ 4l है उसे 4l स्क्वायर कर लेना, तो ये टोटल एनर्जी हो गई स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का